बच्चों, आज हम लोग भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण पॉइंट मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। आइए हम लोग देखते हैं मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार क्या है और क्यों है, ये तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। सबसे पहले ये चीज़ हमको जानना है कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख कहाँ है भारत के संविधान में। आप कहोगे कि सर भाग या पार्ट 3 में है, आर्टिकल में है। किस आर्टिकल में है? आप कहोगे कि सर ये जो आर्टिकल है इसमें 12 से 35 आर्टिकल के बीच है। 12 से 35 जो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल या अनुच्छेद है, इसके बीच में है ये। तो कुल कितने आर्टिकल हो जाएंगे? तो ऐसे अगर आप राउंड फिगर में देखेंगे तो 23 आर्टिकल हो गए। क्लियर? तो 23 आर्टिकल में मौलिक अधिकार दिए जाते हैं। अब ये मौलिक अधिकार क्यों दिया है हमारे संविधान ने? मतलब मौलिक अधिकार क्यों? क्लियर? तो बच्चों, किसी व्यक्ति के उन्नति के लिए है ये। मतलब मौलिक अधिकार क्यों है? तो आप कहेंगे कि सर व्यक्ति की उन्नति के लिए जरूरी है। कैसी उन्नति? आप कहेंगे कि सर नैतिक, भौतिक। क्लियर? और जहां नैतिक है वहां भौतिक भी है। तो जहां भौतिक है वहां आध्यात्मिक तो होगा ही होगा। आध्यात्मिक। तो हमारे संविधान ने अपने नागरिकों के नैतिक, भौतिक और आध्यात्मिक अर्थात सभी प्रकार की उन्नति के लिए जो अधिकार दिए हैं वो अधिकार मौलिक अधिकार हैं। क्लियर? और यदि राज्य इसका उल्लंघन करता है तो व्यक्ति कहाँ जा सकता है? आप कहेंगे न्यायालय में जा सकता है। इसका मतलब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन सरकार नहीं कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को अधिकार है। ठीक है? अगर आपसे पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार क्या है, तो आप कहेंगे कि सर ये स्टेट के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध व्यक्ति का अधिकार है। मतलब अगर राज्य आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो आप उसके लिए, ठीक है, कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है? किस कोर्ट में? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही जाएंगे आप। क्लियर है? अब यहाँ पर हमको याद रखना है कि मूल अधिकार क्या हैं। तो आपने एक चीज तो ये देखा कि राज्य के विरुद्ध व्यक्ति का अधिकार है। दूसरी बात हम कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि सर यह मौलिक अधिकार तर्कपूर्ण प्रतिबंध भी है। राज्य के विरुद्ध व्यक्ति का अधिकार तो है, लेकिन ये देखिए मौलिक अधिकार तर्कपूर्ण प्रतिबंध है। प्रतिबंध है, इसका क्या मतलब हुआ? आप कहेंगे कि भारत का संविधान आपको सब कुछ करने की अनुमति नहीं देता, आपको कुछ करने की अनुमति देता है। मतलब तर्कपूर्ण प्रतिबंध है, अर्थात भारत का संविधान आपको सब कुछ करने की अनुमति नहीं देता। नहीं देता, सब कुछ करने की अनुमति नहीं दे रहा है, अपितु कुछ करने की अनुमति दे रहा है। करने की अनुमति दे सकता है। ठीक है? इसका मतलब मौलिक अधिकार क्या हुआ? या कर लीजिए, मौलिक अधिकार क्या हुआ? आप कहेंगे कि सर मौलिक अधिकार स्वतंत्रता है। ठीक है? स्वच्छंदता नहीं है, स्वच्छंदता नहीं है। ठीक है क्या? आप कहोगे कि स्वतंत्रता है। और स्वतंत्रता क्या है? आप कहेंगे एक प्रतिबंध है। एक प्रतिबंध है कि आप कुछ करो लेकिन सब कुछ ना करो, वही करो
जिससे आपका विकास हो जाए और आपके समाज का विकास हो जाए और सबके बीच सामंजस्य बना रहे। ठीक है, उसे हम स्वतंत्रता कहेंगे। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि इतनी हाई फाई जो विचार है ये हमने लिया कहाँ से है। तो आप कहेंगे कि सर देखो, अगर हम मौलिक अधिकारों का इतिहास जानें तो हम कहेंगे कि सर 1215 में, ठीक है, मौलिक अधिकारों की उत्पत्ति ब्रिटेन से होती है। ब्रिटेन से होती है और ब्रिटेन में इसे तब कहा गया था मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा मतलब महान अधिकार पत्र। ठीक है, और अब लेकिन संविधान का अंग यह कब बना और किसने बनाया? संविधान का अंग यह कब बना और किसने बनाया? देखिए, मौलिक अधिकार संविधान का अंग कब बना और किसने बनाया? और किसने बनाया? तो मेरे बच्चों, आप याद रखिएगा कि कब बना? 1791 में। ठीक है, किसने बनाया? आप कहेंगे यूएस ने या यूएसए ने। ठीक है, और यहाँ आप ये भी याद रखिएगा कि दुनिया के प्रथम लिखित संविधान, दुनिया का जो प्रथम लिखित संविधान है वह किसका संविधान है? यूएसए का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है। ठीक है, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है। और इसी संविधान में मौलिक अधिकारों का पहला उल्लेख हुआ है। किस रूप में हुआ है? किस रूप में हुआ है? आप कहोगे सर बिल ऑफ राइट्स के रूप में हुआ है। बिल ऑफ राइट्स के रूप में हुआ है। ठीक है, तो आप कहेंगे अमेरिका का पहला संविधान संशोधन, जो मूल संविधान है अमेरिका का, जिसे हमने फिलाडेल्फिया में बनाया था या यूएस के लोगों ने फिलाडेल्फिया में बनाया था, उस मूल संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख नहीं था। ठीक है, लेकिन आप याद रखिएगा, ठीक है, यूएस के संविधान का पहला संशोधन 1791 में होता है और इस 1791 के इस प्रथम संशोधन को क्या कहा गया है? बिल ऑफ राइट्स कहा गया है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो हमने आपको ये सारी चीज़ें, थोड़ा बेस आपका क्लियर किया। अब याद रखिएगा, भारत में मूल अधिकारों की मांग कब से शुरू होती है? ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एक लंबे समय तक क्या रहे हैं? ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं या ब्रिटेन ने हमारे ऊपर शासन किया है। तो जाहिर सी बात है कि ब्रिटेन सरकार से या ब्रिटेन की या जो ब्रिटिश भारत की सरकार है उससे हमें मांगना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हमने इसे कब मांगा और इन्होंने हमें कैसे दिया। तो जो हम देखते हैं भारत में मूल अधिकारों की मांग, ठीक है, भारत में मूल अधिकारों की मांग, ठीक है, ये सर्वप्रथम कब होती है और कहाँ होती है? तो आप याद रखेंगे कि 1915 में होती है। ठीक है, और एक आयरिश लेडी है, आयरलैंड की लेडी है, एनी बेसेंट। ठीक है, इसी एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान, ठीक है, एनी बेसेंट ने, ठीक है, जब होम रूल आंदोलन की योजना बना रही थी, ठीक है, तो उसी समय उन्होंने मूल अधिकारों की मांग किया था। ठीक है, एनी बेसेंट। दूसरी बात आप याद रखिएगा
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे कब मांगा है? तो आप कहेंगे कि सर 1918 में कांग्रेस का मुंबई अधिवेशन चल रहा था। मुंबई या बम्बई देख सकते हैं आप। मुंबई अधिवेशन चल रहा था और इसी अधिवेशन से मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। 1927 में कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन या चेन्नई अधिवेशन चल रहा था। वहां पर इस मांग को दोहराया गया था, पुनः मांगा गया था। ठीक है। 1928 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में, मोतीलाल नेहरू जब रिपोर्ट आई तो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में 19 मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। कितने अधिकारों की मांग की गई थी? 19 मौलिक अधिकारों की मांग किया था। ठीक है। मोतीलाल नेहरू समिति ने, ठीक है, या मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट ने में 19 मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। ठीक है। और बच्चों, अब कांग्रेस के मंच से एक बार और 1931 में कराची अधिवेशन से अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी मौलिक अधिकारों की मांग किया था। ठीक है। लेकिन मौलिक अधिकार मिलने में हमें एक लंबा समय गुजरा और हम भारत के संविधान जब निर्माण होता है तब वहाँ पर मौलिक अधिकारों को पाते हैं। ठीक है। और हमें याद रखना होगा कि मौलिक अधिकार, कौन से मौलिक अधिकार दिए जाएं या न दिए जाएं, इस पर विचार करने के लिए संविधान सभा ने सबसे बड़ी समिति का निर्माण किया था, मूल अधिकार समिति, और जिसके 54 सदस्य थे, 54 मेंबर्स थे। ठीक है। तो ये सबसे बड़ी समिति भी थी। अब हमारे सामने एक बात आता है कि वर्तमान में जो वर्तमान भारत है, इस वर्तमान भारत में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो आप कहेंगे वर्तमान भारतीय संविधान हमें कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार देता है, ठीक है, वर्तमान में। लेकिन जो मूल संविधान था, जो मूल संविधान हमारा आया, ठीक है, मूल लिख लीजिए, मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन वर्तमान में कुल कितने हैं? 6 ही हैं, 6 ही हैं। अब एक कहाँ चला गया? तो आप कह देंगे क्योंकि सर संपत्ति का अधिकार आज मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है। मतलब आर्टिकल संपत्ति का अधिकार कहाँ था? आर्टिकल अनुच्छेद 31 में था। आज इसे यहाँ से हटा दिया गया है और हटा के कहाँ लाया गया है? भाग 12 में लाया गया है। भाग 12 में कहाँ है? आप कहेंगे चौथे, फोर्थ चैप्टर के अंदर है। क्लियर? संपत्ति का अधिकार जो कि आर्टिकल 31 में था, 31 में था, आज इसे हटा दिया गया है और आज यह भाग 12 के 4th चैप्टर में है, जहां यह कानूनी अधिकार है। ठीक है। मौलिक अधिकार आज यह नहीं रहा। ठीक है। क्लियर? और ऐसा करने के लिए हमें संशोधन करना पड़ा था, अपने संविधान में संशोधन करना पड़ा था। और उस संशोधन का नाम क्या है? आप कहेंगे सर 44 अमेंडमेंट, 44वां संवैधानिक संशोधन। और ये जो 44वां संवैधानिक संशोधन आता है, ये कब आता है? 1978 में आता है। तो 1978 में, ठीक है, यह
पहली बात आई कि हमारे जो 7 मौलिक अधिकार थे उसमें एक खत्म कर दिया गया, और जो संपत्ति का अधिकार है इसे ले जा करके हमने कहाँ स्थापित कर दिया, तो आप कहोगे कि सर उसे हमने भाग 12 के चौथे चैप्टर में डाल करके उसे कौन सा रूप दे दिया। आप कहोगे कि सर उसे हमने कानूनी रूप दे दिया। ठीक है, तो आज संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अब मौलिक अधिकार या मूल अधिकारों की विशेषता क्या है? की विशेषता तो आइए हम लोग देखते हैं मूल अधिकारों की विशेषता क्या है। देखो बच्चों, पहली चीज याद रखना कि मौलिक अधिकार पर सीमित प्रशासन को जन्म देते हैं। मतलब मौलिक अधिकार किसको देते हैं, किसको जन्म देते हैं? आप कहोगे परिसीमित प्रशासन को जन्म देते हैं। परिसीमित प्रशासन को जन्म देते हैं। इसका क्या मतलब हो गया? परिसीमित प्रशासन का मतलब क्या होता है? अर्थात कहेंगे कि सर यह किसी भी स्टेट की तानाशाही को रोकते हैं। ठीक है, या आप कर सकते हैं अर्थात, ठीक है, राज्य की मनमानी को रोकते हैं, राज्य को मनमानी करने से रोक देते हैं। परिसीमित प्रशासन का अधिकार का मतलब क्या है कि राज्य को सीमित कर देते हैं। ठीक है, राज्य मनमानी नहीं कर सकता। इसी चीज़ को आप ऐसे भी कर सकते थे, दूसरा पॉइंट डाल सकते थे और कह सकते थे कि सर परिसीमित अधिकार का मतलब ये होता है कि कार्यपालिका और विधान पालिका को, ठीक है, तानाशाही करने से रोकते हैं। मतलब एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका मतलब सरकार हो गई, कार्यपालिका और उस विधान पालिका को ये क्या करते हैं? सीमित कर देते हैं। मतलब हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, संसद, ठीक है, पहली बात याद रखिएगा कि फंडामेंटल राइट से संबंधित कोई भी नियम केवल संसद ही बना सकती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमारी संसद को ये सीमित कर देते हैं। ठीक है, और जो हमारी सरकार है, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो या प्रांतीय सरकार हो, यहाँ स्थानीय सरकार हो, ठीक है, वह सरकार हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती। ठीक, अब हमको तीसरा पॉइंट जानना है या दूसरा पॉइंट जानना है। देखिए, मौलिक अधिकार असीमित नहीं है। मौलिक अधिकार आपको दिया गया है, ठीक है, नो डाउट आपके पास मौलिक अधिकार है, लेकिन मौलिक अधिकार असीमित नहीं है। हमने शुरू में कह दिया था कि सर देखो ये कुछ करने का नाम है, सब कुछ करने का नाम नहीं है। मतलब यह मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, साफ लिख दिया हमने, नहीं है। ठीक है, क्लियर। राज्य इस पर, राज्य जो है या केंद्र कर लीजिए, संसद कर लीजिए, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि राज्य में न्यायपालिका भी आ जाएगी। ठीक है ना, तो मौलिक अधिकार असीमित नहीं है। ठीक है, क्योंकि राज्य इस पर क्या कर सकता है? अपनी परिस्थिति के अनुसार इस पर प्रतिबंध आरोपित कर सकता है। ठीक है, मतलब यह असीमित नहीं है। राज्य जब चाहेगा इस पर प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन यह ज़रूरी है कि परिस्थिति ऐसी होनी चाहिए। या आप कह सकते हैं, या करके कह सकते हैं, इसी चीज़ को या कर लीजिए, संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है। संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है। एक पॉइंट आप और याद रखिएगा, आप कह देंगे कि जस्टेबल है, मतलब मौलिक अधिकार जस्टेबल है, मतलब न्यायोचित है, न्यायोचित है। ठीक है, मौलिक अधिकार क्या है? न्यायोचित हैं। ठीक है, और यह व्यक्तियों को न्यायालय में जाने की अनुमति देते हैं। मतलब
फंडामेंटल राइट्स न्याय योचित हैं, आप इसके ठीक है, अगर ये उल्लंघन हो रहा है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या है, चाहे जो भी पॉइंट चल रहा हो तो आप कह देंगे कि सर देखो, ऐसे क्षेत्र जहां सैनिक कानून लागू है, ऐसे क्षेत्र जहां सेना का कानून लागू है या सैनिक कानून लागू है, ठीक है, वहां पर फंडामेंटल राइट्स के क्रियान्वयन को, इम्प्लीमेंटेशन को रोका जा सकता है। फिर से हम समझाते हैं आपको। देखिए, जो सैनिक कानून है तो किसी क्षेत्र विशेष में भी लग सकता है, किसी प्रदेश विशेष में भी लग सकता है, संपूर्ण देश में लग सकता है। तो जब सैनिक कानून लागू होगा तो फंडामेंटल राइट अपने आप सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब उसका अपवाद क्या है वो हम लोग देखेंगे। हमारे जीवन के राइट्स को आप नहीं छीन पाएंगे, वो चाहे वो सेना का कानून हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, अब ये देखिए, जब आप इतना कर लिए तो हमने आपका बेस कंप्लीट कर दिया है। अब हमें आपको एक पॉइंट और बताना है कि जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, ये देखिए दो भागों में बांट सकते हैं आप। देखिए, मौलिक अधिकारों को आप किस सेंस में दो भागों में बांट रहे हैं, ठीक है, तो आप कह दीजिएगा मौलिक अधिकार, ठीक है, भारतीय नागरिक को भी प्राप्त है और विदेशी नागरिक को भी प्राप्त है। ठीक है, भारतीय नागरिक को प्राप्त है, ठीक है, विदेशी नागरिक को भी प्राप्त है, ठीक है ना, दोनों को प्राप्त है। लेकिन अब प्रश्न आता है, मतलब हमने कहा कि मौलिक अधिकार भारतीय नागरिक को तो है ही, नागरिक को तो ये दिया ही गया है, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार विदेशी नागरिक को भी है, विदेशी नागरिक को भी दिए गए हैं बच्चों। ठीक है, तो अब प्रश्न आता है कि जो मौलिक अधिकार भारतीयों को प्राप्त है, मतलब भारतीय नागरिक को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, हम यही बात कर लेते हैं, सीधी सीधी से बात कर लें। तो देखिए, आर्टिकल 15 प्राप्त है, अनुच्छेद 15 ये भारतीय नागरिक को प्राप्त है, विदेशी नागरिक को नहीं मिलता। ठीक है, तो आर्टिकल 15 है क्या? आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग और भाषा या रंग, रूप, कास्ट, क्रीड, जो भी आप कहें, ठीक है, आप कह सकते हैं कि आर्टिकल 15 एक शब्द में कह देंगे कि ऑल टाइप्स डिस्क्रिमिनेशन को रोक देता है, मतलब समस्त प्रकार के विभेदीकरण को रोकता है, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, ठीक है ना, रंग के रूप के आधार पर हो, ये सब प्रकार पर ये कहता है कि आप विभेदीकरण नहीं कर सकते। लेकिन यह केवल भारतीय नागरिकों को ही मिला हुआ है। अब आर्टिकल 16 क्या है? तो बच्चों आप याद रखिएगा, आर्टिकल 16 आपको अवसर की समता देता है, अवसर की समता देता है, मतलब आप सर्विसेज सेक्टर में, ठीक है, किसी प्रकार के आप विशेषाधिकार को होल्ड नहीं करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, ठीक है, कह रहा है कि अवसर की समता है, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये देखिए लिखा हुआ साफ साफ शब्दों में। लेकिन आप याद रखिएगा, हम आगे चल के आपको बताएंगे कि 16(4) में हमारे वर्तमान मनु या B.R. अम्बेडकर ने ये क्लॉज डाला था, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम जो समाज के वंचित वर्ग हैं, जिनको सदियों से, ठीक है, वर्णवाद और जातिवाद के आधार पर आपने अलग किया है, हम उनके साथ सकारात्मक पक्षपात करेंगे, पक्षपात करेंगे। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे यहाँ रिजर्वेशन किस आधार पर दिया जाता है। आप कहेंगे कि सर सकारात्मक पक्षपात के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, सकारात्मक क्या है? क्योंकि देखिए, प्रतियोगिता किसके बीच होगी? समानों के बीच होगी ना, लेकिन जो असमान है उसको तो संरक्षण देना ही पड़ेगा हमें। अगर हम संरक्षण नहीं देंगे तो फिर प्रतियोगिता कैसी? वो तो अन्याय हो जाएगा। ठीक है ना। और अब
एक चीज और मिलता है, यहां कर देते हैं आर्टिकल 19A। तो आर्टिकल 19A क्या करता है? हमें स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आज़ादी देता है, ठीक है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। ये भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। फिर अगला है आर्टिकल 29 और 30। तो आर्टिकल 29 और 30 क्या देता है? आप कहोगे कि सर अल्पसंख्यकों को संरक्षण देता है, ठीक है, माइनॉरिटीज़ को संरक्षण देता है। इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की गारंटी देता है ये, ठीक है। किसकी चीज की देता है? अल्पसंख्यकों को, ठीक है, उनके शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। और एक चीज़ तो आप जानती हो, ठीक है, वैसे तो फंडामेंटल राइट्स में वो नहीं है, तो आप याद रखिएगा वयस्क मताधिकार भी हमारे यहाँ केवल नागरिकों को ही मिलता है, विदेशी को देंगे नहीं। चुनाव लड़ने का भी अधिकार हमारे यहाँ किसको है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर ये भी है, लेकिन अब ये हमने ऐसे बात की बात आई, हमने आपसे बता दिया, ठीक है, कि ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है। हर व्यक्ति को आप वयस्क मताधिकार थोड़ा दे देंगे, ठीक है। वयस्क मताधिकार का कुछ नियम है, हर व्यक्ति चुनाव लड़ लेगा ऐसा भी नहीं है, वहाँ पर भी कुछ शर्तें हैं। तो ये दोनों ही मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब हमको अगली बात देखनी है कि मूल अधिकार जो 6 हैं, ठीक है, वो 6 कौन कौन हैं। तो आप कहिएगा कि सर एक तो है राइट टू इक्वलिटी या समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, ये समानता का अधिकार कहाँ है? आप कहोगे कि सर ये आर्टिकल 14 से 18 के बीच है। 14 से 18 के बीच है। कुल कितने हैं? आप कहोगे सर 5 है, ठीक है भाई। 14 और 4 18 होता है, लेकिन 14 को भी तो लेंगे आप, तो ऐसी स्थिति में 5 हो जाएगा। फिर स्वतंत्रता का अधिकार आप देखेंगे, राइट टू लिबर्टी आप देखेंगे, या राइट टू फ्रीडम देखेंगे आप, राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, ये कहाँ से है? तो आप कहेंगे इसके तुरंत बाद से 19 से 22 तक है, ठीक है। जोड़ने से 3 दिखता है, लेकिन ये 4 है, ठीक है। और इसके बाद स्वतंत्रता के बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन या शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये कहाँ पर है? आप कहोगे कि सर 23-24 में है, मतलब 2 ही आर्टिकल में है ये, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये कितने आर्टिकल में है? आप कहोगे 25 से 28 के बीच है सर जी, ठीक है। और फिर अगला क्या है? तो आप कहोगे सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये अल्पसंख्यकों के लिए है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार कर लीजिए, शैक्षणिक अधिकार ये कहाँ पर है? आप कहोगे कि सर वो 29-30 में है सर, 29-30 में है। अब अगला देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये कहाँ है बच्चों? आर्टिकल 32 में है, ठीक है। और हम अब कहाँ से शुरू करेंगे पढ़ना इसे? तो आप कहोगे कि सर इसे हम लोग आर्टिकल 12 से पढ़ना शुरू करेंगे, न कि आर्टिकल 14 से पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि आपने क्या लिखा कि मौलिक अधिकार कहाँ से शुरू होते हैं? 12 से 35 तक होते हैं, ठीक है। तो हम 12 भी पढ़ेंगे, 13 भी पढ़ेंगे, तो इसके बाद तब इसको पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों। आज इतना ही, कुछ अस्वस्थ होने के कारण आपके कुछ पीरियड डिस्टर्ब किए हुए हैं, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, विशिंग यू ऑल द लक।
दवा लाइए।